कोका कोला को बिजनेस का आगाज किए 3 सदियां गुजर चुकी हैं और कोक अभी भी हर साल अरबों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता है। लेकिन कोक की एडवर्टाइजमेंट की जगह वो एक आइडिया एडवर्टाइज करते हैं जो दोस्ती, यारी, खुशियों और हमदर्दी से जुड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको कोका कोला का एक खौफनाक चेहरा छुपाने का तरीका समझते हैं। इस कंपनी के खिलाफ तारीख में काफी खौफनाक इल्जामात लगे हैं, जिसमें बीमारियां, माहौली आलूदगी और ताकत का नाजायज इस्तेमाल वगैरह शामिल है। चलिए कोका कोला की 3 सदियों की तारीख को देखते हैं और जानते हैं कि कैसे ये दुनिया का सबसे मशहूर ब्रांड बना और क्यों ये इल्जामात कोका कोला पर लगते रहे। एटीज में एक ट्रेंड चला जिसकी वजह से लोगों ने डॉक्टर्स पे एतबार करना काफी हद तक खत्म कर दिया और घरेलू टोटकों का इस्तेमाल काफी हद तक बढ़ गया। इस दौरान कुछ चालाक बिजनेसमैन ने मौके को पहचाना और दवाइयाँ और जूस बनाना स्टार्ट किए जिनको सेहत के लिए फायदेमंद प्रोडक्ट कह के बेचा जाने लगा। हालांकि ये जूस और दवाइयाँ अक्सर सेहत के लिए खतरनाक होते थे। उस टाइम की एक मशहूर दवा का नाम विन मैरियानी था, जिसमें शराब और कोकेन को मिक्स किया गया था और इश्तिहारों के मुताबिक इससे 3 गिलास रोजाना पीने से मौजजाती इलाज हो सकते थे। जॉन पेम्बरटन अमेरिकन सिविल वॉर का रिटायर्ड फौजी और मॉर्फिन के नशे का आदी, जब इसको विन मैरियानी दवा दी गई तो वो इसका दीवाना बन गया। उसे लगना शुरू हो गया कि ये दवा उसकी नशे की आदत और तलब को दूर करती है। जॉन, जो पेशे से एक केमिस्ट भी था, इसने फैसला किया कि दवा का खुद एक वर्जन बनाएगा, जिसके नतीजे में 1884 में फ्रेंच वाइन कोका नाम की एक कंपनी को शुरू किया। जॉन की किस्मत खराब थी क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने के ठीक 1 साल बाद गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ स्टेट्स में शराब की सेल पर बैन लगा दिया, जिसके नतीजे में जॉन को अपनी बनाई हुई मशरूब से शराब को निकालना पड़ा और उसकी जगह कार्बोनेटेड वाटर को डालना पड़ा। इस कार्बोनेटेड वाटर को मिक्स करने की वजह से इसकी ड्रिंक का जायका बहुत कड़वा हो गया। फ्रेंच वाइन कोका से शराब निकालने के बाद जॉन के अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने उसे कोका कोला के नाम का आइडिया दिया। 1929 तक कंपनी ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जो कोकेन में से नशावर पार्ट्स को अलग कर सकता था, ताकि बाकी कोका के पत्ते के अज्जा कोक में इस्तेमाल किए जा सकें। जॉन इसे दवाई के तौर पर बेचना चाहता था और इश्तिहारों में इसे सर दर्द और पेट के दर्द का टॉनिक दिखाया जाता था। इस सब के दौरान जॉन बहुत बीमार पड़ गया और 1888 में फौत हो गया। अपनी मौत से कुछ टाइम पहले जॉन ने अपनी कंपनी को $2300 की कीमत पर एक नौजवान ऐसा कैंडलर को बेच दिया। कैंडलर ने फौरन ही कंपनी के बाकी शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया ताकि कंपनी पे पूरी पावर हासिल कर सके। कैंडलर ने एक बड़े पैमाने पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई, जिसमें उसने कोक के ब्रांड के बैनर्स और बिलबोर्ड से शहर को भर दिया। खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल भी एड्स में किया जाता रहा और ये लड़कियां कोका कोला गर्ल्स के नाम से मशहूर हो गईं। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती रही, कोक उसे अपने एड्स में इस्तेमाल करती रही, जैसे रेडियो और टीवी एड्स। शुरुआत में कोक को सोडा फाउंटेन्स में बेचा जाता था, लेकिन 2 वकील बेंजामिन और जोसेफ ने कैंडलर को इसे बॉटल में बेचने का आइडिया दिया। कोका कोला को बॉटल में बेचना बेहद कामयाब साबित हुआ, जिसकी वजह से कोक का सिरप बॉटलर्स को बिकना स्टार्ट हुआ, जिसने कोक को और भी प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। इन प्रॉब्लम्स के बावजूद उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से कोका कोला की फरोख्त में इजाफा होता रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गवर्नमेंट ने चीनी को राशन करना स्टार्ट कर दिया। कोका कोला ने इस चीनी के राशन से बचने के लिए गवर्नमेंट को ये कहा कि कोका कोला एक जरूरी चीज है जंग में फौजियों के लिए, और हैरानकुन तौर पर गवर्नमेंट ने इस बात को मान भी लिया, जिसकी बड़ी वजह कोका कोला की बहुत ज्यादा गवर्नमेंट में लॉबिंग एफर्ट्स और रिसर्च स्टडीज को फंड करना था, जो कोका कोला के फवायद बयान करें। इस राशन से बचने की वजह से
कोका कोला की चीनी की सप्लाई नॉर्मल रही और बाकी कंपनीज की चीनी की सप्लाई कम कर दी गई, यानी कोक अकेला जंगल का बादशाह बन गया। कोका कोला ने इस सारे जंग के माहौल से फायदा उठाया और पब्लिक इमेज बेहतर करने के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट्स में कोका कोला को मुहिब्बे वतन और जंग में फौजियों का साथी देखना स्टार्ट कर दिया। कोका कोला ने गवर्नमेंट से एक डील ये की कि जिसमें कंपनी को इजाजत दी गई कि वो अमेरिका से बाहर बॉटलिंग प्लांट्स लगा सके, और मजे की बात ये है कि ये बॉटलिंग प्लांट्स आधे अमेरिका की आवाम ने फंड करने थे, यानी प्लांट्स लगाने के आधे पैसे गवर्नमेंट ने देने थे टैक्स के पैसों से। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक कोका कोला दुनिया भर में 64 बॉटलिंग प्लांट्स लगा चुकी थी। कोका कोला ने स्कूल्स तक के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स बनाई, जिसमें स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिनके मुताबिक कोका कोला के पैसों के बदले 1980s में रिसर्च की वजह से कोक के सेहत पे नेगेटिव असरात सामने आना शुरू हुए, जो जाहिर है कोका कोला के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया। रिसर्च के मुताबिक कोका कोला मोटापे, शुगर की बीमारी और दूसरे सेहत के मसाइल का बायस बन रही थी। कोका कोला को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोक में नशा आवर चीज कैफीन शामिल थी और कोक खुलेआम बच्चों को बेची जा रही थी। यहाँ तक कि कोक ने रिसर्च स्टडीज को पैसे देकर ये रिसर्च स्टडी करवाई कि कोक किसी तरह से भी सेहत पे बुरा असर नहीं डालती। इसके अलावा कोका कोला ने करोड़ों डॉलर लगाए ताकि शुगर टैक्स से जान छुड़वाई जाए। कोका कोला पे एलिगेशंस थे कि इन्होंने सियासतदानों के साथ डील्स की, जिसमें कोक इनकी पॉलिटिकल कैंपेन में पैसा लगाए और ये सियासतदान कोका कोला को फेवर्स दें। जब कोक के सेहत पर बुरे असर से इनकार नामुमकिन हो गया तो कोका कोला ने दूसरे ड्रिंक्स के बिजनेस में जाने की कोशिश की, जैसे कि डिजानी के नाम से एक बॉटल्ड वाटर ब्रांड। कोका कोला को कुछ ही अरसे में मुख्तलिफ कंट्रीज से आलूदा पानी और माहौलियाती आलूदगी की रिपोर्ट्स आने लगी। बेल्जियम में कोक की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से वापस उठाया गया। फ्रांस में भी लोगों के कोका कोला से बीमार होने की रिपोर्ट्स आई और कोक की चीजों को टेम्परेरीली बैन कर दिया गया। मैक्सिको में कंपनी ने प्रेसिडेंट से डील्स की ताकि कोका कोला को फायदे दिए जाएं, और यही मैक्सिको के प्रेसिडेंट पहले कोका कोला मैक्सिको के CEO रह चुके थे। इस वजह से कोक पे बहुत इल्जामात लगते रहे, जिनमें पानी की आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी टॉप पे थे। ब्राजील में कोका कोला ने वेंडिंग मशीन शुरू की, जिनमें प्राइस बॉटल के टेम्परेचर को देख के सेट की जाती थी, यानी बॉटल जितनी ठंडी होगी उतनी ही महंगी होगी ताकि प्रॉफिट बढ़ाए जाएं। कोका कोला के खिलाफ रद्द-ए-अमल 2003 में पीक पे था, जब एक कैंपेन स्टॉप किलर कोक ने कंपनी को कोलंबिया में उनके बॉटलिंग प्लांट्स में काम करने वाले यूनियन मेंबर्स के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। इस कैंपेन के पीछे की सच्चाई आज तक सामने न आ सकी, लेकिन कोलंबिया में यूनियन के साथ जुड़े हुए कारकुनों को 1999 से धमकियों का सामना है। ग्वाटेमाला में भी इस तरह के इल्जाम लगाए गए। आखिर में जब कोई कोका कोला की तारीख पर रिसर्च करता है तो जो खूबसूरत तस्वीर कोका कोला 3 सदियों से बनाने की कोशिश कर रहा है, इस तस्वीर का भयानक चेहरा देखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये नोट करना जरूरी है कि पुरानी तारीख वाली किसी भी बड़ी कंपनी की रिसर्च कुछ अजीब से वाकयात ही सामने लाती है। कोका कोला कंपनी के पास पेप्सी के बिजनेस को खरीदने के लिए काफी मौके आए, मगर कोका कोला ने कभी ज्यादा अहमियत नहीं दी। कोका कोला ने पेप्सी पे कोर्ट केस किया कि पेप्सी कोक प्रोडक्ट्स की नकल कर रही है, लेकिन कोर्ट्स ने पेप्सी के हक में फैसला दिया कि कोला एक आम टर्म है, सिर्फ कोका कोला की नहीं। इसी वजह से एक मार्केटिंग की जंग की शुरुआत हुई कोक और पेप्सी के बीच में। दोनों कंपनीज ने प्राइस में कमी और डिस्काउंट्स का इस्तेमाल किया। पेप्सी ने फिर पेप्सी चैलेंज का आगाज किया, जहां लोगों ने बगैर देखे यानी ब्लाइंड टेस्ट में कोक और पेप्सी को ट्राई किया और टेस्ट में पेप्सी को बेहतर रैंकिंग दी। कोक ने मार्केट शेयर खोना शुरू कर दिए और मार्केटिंग की कोशिशों के बावजूद वो पेप्सी की पॉपुलैरिटी के साथ मुकाबला नहीं कर सके। कोका कोला ने एक बोल्ड मूव करते हुए कोक का फॉर्मूला बदलने का फैसला किया और न्यू कोक को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, और इसका जायका वाकई में बेहतर साबित हुआ। लेकिन पब्लिक ने इस न्यू कोक को तनकीद का निशाना बनाया और पुराना टेस्ट वापस लाने की डिमांड की। इस गलत कदम ने असल कोका कोला के टेस्ट की याद फिर से ताज़ा कर दी और कोक पहले से कहीं ज्यादा बड़ा ब्रांड बनना शुरू हो गया। तनकीद और सेहत पर बुरे असर के बावजूद कोका कोला का ब्रांड तरक्की करता चला गया और हर साल अरबों डॉलर्स कोक की मार्केटिंग पे लगते रहे। कंपनी अपना इमेज एक पुराने दोस्त जैसा दिखाती है ताकि कस्टमर्स की लॉयल्टी
कोक के साथ हमेशा रहे और कोक मार्केट लीडर की पोजीशन से कभी ना हटे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।